नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज मध्य रात्रि से फिर शुरू। असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयला खनन का काम फिर से शुरू। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 5 दिन के दौरे पर। सीमा सड़क संगठन ने 210 किलोमीटर मनाली सरचू सड़क यातायात के लिए खोला। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज से शुरू। मुंबई में पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जारी। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को इस योजना के तहत सहायता मिलेगी। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले की तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति देश के हर नागरिक में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शक्ति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने इस योजना की अवधि बढ़ाई है। योजना का 5वां चरण इस माह के अंत में समाप्त होना था। सितंबर 2022 तक इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की आज दूसरी वर्षगांठ है। देश में कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में बाधा के बाद सरकार ने वर्ष 2020 में आज ही के दिन इस योजना की घोषणा की थी। कोविड महामारी के कारण गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क 5 किलोग्राम सूखा राशन उपलब्ध करवा रही है। सरकार इस योजना पर अब तक लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। ये निर्णय आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निःशुल्क राशन योजना से राज्य के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। कोविड महामारी के दौरान राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा के मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री को आज विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। उत्तराखंड विधानसभा में आज रितु खंडूरी भूषण को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। श्रीमती भूषण राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। ये हमारे लिए उत्तराखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और आज मातृशक्ति के रूप में हमें पहली महिला स्पीकर मिली है। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारी विधानसभा दिनों दिन प्रगति के इतिहास रचेगी, नई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। देश से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज आधी रात से फिर शुरू हो रही हैं। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को होगी और 29 मार्च को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चय को देखते हुए बिम्स्टेक देशों के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वे अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग और बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित करें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिखर सम्मेलन में इस विषय पर विशेष रूप से विचार विमर्श होने की संभावना है। संगठन के नेता बैठक में बुनियादी संस्थागत ढांचे के निर्माण और समूह के काम करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग का क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इस समूह के 7 सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर मालदीव पहुंचेंगे, जहां वे मालदीव के अड्डू शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 28 मार्च को 3 दिन के लिए श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर 29 मार्च को कोलंबो में होने वाली बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज दुबई एक्सपो में भारत मंडप के मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे। श्री अनुराग ठाकुर ने एक्सपो में विश्व के सामने भारत को प्रदर्शित करने वाले प्रतिष्ठित भारत मंडप का दौरा किया। संयुक्त अरब अमारात की औद्योगिक कंपनियां तमिलनाडु में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में 6 व्यावसायिक घरानों और राज्य सरकार के बीच दुबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की जेल में बंद 3 पाकिस्तानियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद आज अटारी वाघा सीमा से पाकिस्तान भेज दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के लगातार प्रयासों की वजह से इस साल अभी तक 21 भारतीय पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। असम में कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स NEC में आज से काम फिर शुरू हो गया है। तिनसुकिया जिले की टिका कोयला खान में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ खनन कार्यों का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि NEC में कुछ पर्यावरण मसलों की वजह से 2020 में काम रोक दिया गया था। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि कोयला खानों में उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इससे लघु व्यापारिक गतिविधियों को सहारा मिलेगा और ऊर्जा की बढ़ती मांग भी पूरी हो सकेगी।
रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों के गठन को मंजूरी दे दी है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की सरकार की योजना के प्रारंभिक चरण में ये स्कूल खोले जाएंगे। नए स्कूल वर्तमान सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। ये सैनिक स्कूल अपने संबंधित शिक्षा बोर्डों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती होने सहित भविष्य में नए अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इन स्कूलों में सैनिक स्कूलों की तरह ही कक्षा 6 में दाखिला दिया जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आज हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1D पर 210 किलोमीटर लंबी मनाली सरचू सड़क को यातायात के लिए खोल दिया है। सीमा सड़क संगठन ने यातायात के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर श्रीनगर करगिल लेह रोड को जोजिला दर्रा खोले जाने के एक दिन बाद ही खोल दिया। मनाली सरचू सड़क से हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होता है और यही आगे लद्दाख में लेह की ओर जाती है। आमतौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये मार्ग खुलते थे, लेकिन सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड बनाते हुए 1 महीने पहले ही यातायात के लिए सफलतापूर्वक इसे खोल दिया। सर्दियों के कारण आमतौर पर हर वर्ष लगभग 160 से 180 दिन के लिए ये सड़क मार्ग बंद रहता है। हालांकि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में हिमपात में बढ़ोतरी देखी गई। महात्मा गांधी की पौत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह है। मोदी स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े लोगों के संस्मरण और प्रेरक क्षणों को संकलित किया गया है। श्री मोदी के साथ घनिष्ठता से जुड़े लोगों ने उनके काम के बारे में यादों को संजोया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से ModiStory.in का अवलोकन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ModiStory.in पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और सार्वजनिक जीवन में उनके कार्यों की रोचक कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आज तीसरे पहर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कल हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की रजत जयंती के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव के समय सपने देखना शुरू किया है, लेकिन गुजरात भाजपा का गढ़ है और रहेगा। श्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में कलोल में कैंसर जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। अपने गृह राज्य गुजरात की 1 दिन की यात्रा पर आए गृह मंत्री ने आज दोपहर अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 34 गांवों के लिए 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
इससे पहले श्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में गुजरात के पहले ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कॉलेज का उद्घाटन किया। ऐसी संस्था वाला गुजरात देश का 5वां राज्य हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जल्द ही देश भर में एक नया कानून लागू होगा। इस कानून के तहत वाहनों में लगे हॉर्न भारतीय संगीत की ध्वनियों का प्रयोग करेंगे। उन्होंने आज सांगली में पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल सराफ पीढ़ी की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा है कि देश की जनता जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से परेशान है, इसलिए इस संबंध में आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक बच्चों को अब तक कोविड रोधी टीके की पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बाल योद्धाओं को प्रतिरोधी टीका लेने पर बधाई दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज मध्य रात्रि से फिर शुरू। असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में कोयला खनन का काम फिर से शुरू। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 5 दिन के दौरे पर। सीमा सड़क संगठन ने 210 किलोमीटर मनाली सरचू सड़क यातायात के लिए खोला। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज से शुरू। मुंबई में पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जारी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये दूसरा सप्ताह था। इसमें लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदान मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा आगे शुरू हुई। ये चर्चा पिछले हफ्ते शुरू हुई थी। चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने बेहतर सड़कों की जरूरत का जिक्र किया। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को भी महत्वपूर्ण बताया। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के एमके विष्णु प्रसाद ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सड़क निर्माण में जो काम किया था उस कारण आज सड़कों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 है। भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने देश भर में सड़क निर्माण को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की सड़कों के निर्माण की धीमी प्रगति का मुद्दा उठाया। बसपा के दानिश अली ने कहा कि सड़क निर्माण की रफ्तार अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने
कहा कि देश में आजादी के 70 साल बाद भी कई गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह की नीति बनाकर काम कर रही है, उसके आगे पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत नहीं है। चर्चा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, सपा के एसटी हसन, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। उधर राज्यसभा में शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में विनियोग विधेयकों पर संयुक्त चर्चा शुरू हुई। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दिया। इसके बाद सदन ने इन विनियोग विधेयकों को ध्वनि मत से लौटा दिया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 2022-23 में 8.17 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है और चालू वित्त वर्ष के लिए 7.45 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। विधेयकों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने जीएसटी संबंधी भुगतान का जिक्र किया। भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भाजपा की सरकार सभी के विकास की बात करती है और उसी के अनुरूप काम करती है। तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कम आवंटन किया गया है। चर्चा में भाकपा के विनय विश्वम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान, तेलुगु देशम पार्टी के रविंद्र कुमार, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, भाजपा के महेश पोद्दार, वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी, माकपा नेता जॉन ब्रिस्टॉस, अन्ना द्रमुक के एम थम्बेदुरई, सपा के विश्वंभर प्रसाद निषाद और राजद के मनोज झा सहित अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। मंगलवार को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिससे दिल्ली से जयपुर, हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने मंत्रालय की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद सदन ने वर्ष 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे से पहले तक बाधित रही। पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण शून्यकाल एवं प्रश्नकाल दोनों नहीं हो सके। भोजनावकाश के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उनके जवाब के बाद सदन ने जम्मू कश्मीर के बजट को ध्वनि मत से वापस लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है तथा निवेश के लिए माहौल बना है। सदन में इसके बाद रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की धीमी रफ्तार की आलोचना की। बृहस्पतिवार को लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी। सदन में उसी दिन वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समय के साथ जरूरी बदलाव और सुधार किए गए।
चर्चा और इसके परिणाम स्वरूप नौवहन क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। वित्त विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि महामारी के दौरान और इससे उबरने के प्रयासों के दौरान सरकार का सतत रुख ये रहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने एवं सुधार के वित्त पोषण के लिए कोई अतिरिक्त कराधान नहीं किया जाए। वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि कोविड के गंभीर संकट के बीच हमारी सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, जो सराहनीय है। चर्चा में बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा, जदयू के कौशलेंद्र कुमार, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार, कांग्रेस के सुरेश, के मुरलीधरन, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के सुभाष बहेड़िया और सुनीता दुग्गल, बसपा के दानिश अली और रितेश पांडे, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, वाईएसआर कांग्रेस के मिथुन रेड्डी आदि सदस्यों ने भाग लिया। शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल में सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए तथा प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। यद्यपि शून्यकाल में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की बैठक को करीब 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। शुक्रवार होने के कारण भोजनावकाश के बाद सदन में गैर सरकारी कामकाज हुआ। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि किसी राष्ट्र का इतिहास और उसका भविष्य 3 बातें तय करती हैं: सिद्धांत, संसद और देश की जनता। नई दिल्ली में संसद रत्न पुरस्कार 2022 समारोह के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। निर्वाचन आयोग की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि मतदाता जागरूक हों ताकि संसद और विधानसभा से ऐसे सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनकर आएं जो उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। संसद रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए। वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार कांग्रेस के डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एचवी हांडे को दिया गया। आईपीएल टूर्नामेंट के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 9वें ओवर में 4 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रणय का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथनी सिनीसुका गिंटिंग से चल रहा है। आज ही पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत भी अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज मध्य रात्रि से फिर शुरू। असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयला खनन का काम फिर से आरंभ। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 21 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के 5 दिन के दौरे पर हैं। सीमा सड़क संगठन ने 210 किलोमीटर लंबी मनाली सरचू सड़क यातायात के लिए खोला। और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मैच आज से शुरू। मुंबई में पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।